चैरिटी और देश के लिए इतना काम करने वाले टाटा ग्रुप ने आखिर ताज होटल जैसे लग्जरी प्रोजेक्ट में अपना पैसा क्यों लगाया? इसी सवाल की पड़ताल हम टाटा स्टोरीज बुक समरी के इस एपिसोड में करेंगे। ये सन 1898 की बात है जब जमशेदजी टाटा ने ये फैसला किया कि वे एक ग्रैंड होटल का निर्माण मुंबई में करेंगे। उन्होंने कहा कि टाटा कंपनी ने शहर में लीज पर जमीन ले ली है ताकि वहाँ होटल बनाई जा सके। इस फैसले ने सभी लोगों को हैरत में डाल दिया। यहाँ तक कि टाटा ग्रुप के साथ बिजनेस करने वाली दूसरी कंपनीज को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि जमशेदजी ऐसा कोई फैसला लेने वाले हैं। उस समय तक जमशेदजी अपने आप में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे जो सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल चला रहे थे और जल्द ही एक स्टील प्लांट शुरू करने वाले थे। लेकिन उन्हें एक होटल की जरूरत क्यों पड़ गई? यहीं पर इस कहानी की शुरुआत होती है। कहा जाता है कि जब जमशेदजी ने अपने इस प्लान के बारे में अपने परिवार को बताया तो उनके परिवार ने भी यही कहा कि हमारी कंपनी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बना रही है, स्टील फैक्ट्री बना रही है और तो और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर भी काम कर रही है, और अब अचानक ये होटल बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? आज इस बात को 100 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है और हम जानते हैं कि मुंबई की ताज होटल भारत की सबसे लग्जरी होटल्स में से एक है। इसी होटल में कई सालों से दूसरे देशों के प्रेसिडेंट, बड़े बड़े रॉक स्टार और फिल्म एक्टर रुकते हैं। 2 वर्ल्ड वॉर के साथ साथ इसी होटल ने 2008 में एक आतंकवादी हमला भी सहा है। लेकिन होटल लगातार तरक्की करता गया और आज मुंबई का नाम लेते ही लोगों के दिमाग में सबसे पहले ताज होटल आता है। लेकिन आज भी ये रहस्य बना हुआ है कि आखिर जमशेदजी ने ताज होटल लाने का फैसला लिया ही क्यों? एक बहुत ही फेमस कहानी ये चलती है कि जमशेदजी ने ताज होटल बनाई क्योंकि उन्हें एक बार मुंबई के वॉटसन होटल में घुसने से रोक दिया गया था, क्योंकि तब वहां पर भारतीय लोगों को घुसने की परमिशन नहीं थी। लेकिन ये कहानी पूरी तरह गलत है। हालांकि इस तरह का भेदभाव उस दौर में मौजूद था, लेकिन सिर्फ इसी वजह से जमशेदजी ने द ताज जैसी ग्रैंड होटल बनाई होगी, ये बात हजम नहीं होती। जमशेदजी को तो वो होटल चलाने का मन भी नहीं था। वो तो एक यूरोपियन कंपनी को ताज होटल लीज पर देना चाहते थे, लेकिन कंपनी के साथ बात नहीं बन पाई और होटल की जिम्मेदारी टाटा ग्रुप को खुद ही उठानी पड़ी थी। एक वजह ये भी दी जाती है कि शायद जमशेदजी होटल बिजनेस में उतरकर कंपनी के लिए मुनाफा कमाना चाहते थे, लेकिन ये बात भी पूरी तरह सच साबित नहीं होती, क्योंकि उस दौर में ताज जैसी होटल बनाने के लिए जमशेदजी ने दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन सामान को इस्तेमाल किया था और इस होटल में लगने वाला कुल खर्चा 26 लाख रुपए के आसपास बैठ गया था, जो उस दौर में बहुत ही बड़ी रकम हुआ करती थी। लेकिन जब साल 1903 में होटल को लोगों के लिए खोला गया तो इसकी प्राइस सिर्फ 6 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से रखी गई, जो आसपास की किसी भी दूसरी होटल के बराबर ही थी। तो ऐसे में हमारे पास सिर्फ एक ही कारण रह जाता है जिसकी वजह से जमशेदजी ने ताज बनाने का फैसला किया होगा, और वो वजह थी जमशेदजी का अपने शहर मुंबई के प्रति प्यार और उनका विश्वास कि एक शहर को दूसरे लोगों के लिए आकर्षक बनाने के लिए वहां पर एक बेहतरीन होटल का होना बहुत जरूरी है। जमशेदजी ने जब ताज बनाने की घोषणा की, उससे 1 साल पहले ही मुंबई में प्लेग महामारी भी फैल गई थी और कई लोगों के मारे जाने की वजह से लोग शहर छोड़कर अपने अपने गांव जाने लगे। इस वजह से मुंबई में इंडस्ट्रीज को भी भारी नुकसान होने लगा था। इससे उबरने के लिए मुंबई को दोबारा आकर्षक बनाने की सख्त जरूरत थी। शायद इसीलिए जमशेदजी टाटा अपनी मेहनत की कमाई ताज होटल में लगाकर एक बहुत बड़ा रिस्क लेने से घबराए नहीं। जमशेदजी टाटा, जिन्होंने साल 1868 में टाटा ग्रुप की नींव रखी, वे न सिर्फ एक बिजनेसमैन बल्कि एक गजब की पर्सनैलिटी भी थे। उनके साथ काम करने वाले लोगों ने लिखा कि जमशेदजी के अंदर एक जबरदस्त किस्म की एनर्जी हुआ करती थी। साल 1930 तक तो उन्होंने कई तरह की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर दिया था। टेक्सटाइल बिजनेस, स्टील प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस में टाटा ग्रुप एंट्री कर चुका था। बिजनेस के अलावा एजुकेशन, स्कॉलरशिप और रिसर्च आदि काम में भी टाटा ग्रुप देश में सबसे आगे था और साल 1930 में उन्होंने मुंबई में प्रसिद्ध ताजमहल होटल भी बना दिया, जो एशिया के सबसे सुंदर होटलों में से एक है। जमशेदजी के मन में अपने देश के लिए बेहद प्यार था और इसी वजह से बिजनेस के अलावा भी वे समाज सुधार के काम में लगे रहे। उन्होंने अपनी जिंदगी में रविवार को छोड़कर कभी भी आराम नहीं किया।
अगर रविवार के अलावा कोई छुट्टी आती भी थी, तब भी जमशेद जी अपने ऑफिस टाइम से पहुंचते थे और ऑफिस में अकेले बैठकर काम करते थे। सुबह के वक्त वे पैदल चलकर समुद्र के किनारे तक जाते थे और जब तक ऑफिस जाने का वक्त नहीं होता तब तक पढ़ते थे या कुछ ना कुछ लिखते रहते थे। शाम के वक्त डिनर करने के बाद घर पर वो दोबारा पढ़ने में लग जाते थे। पढ़ाई जमशेद जी नॉलेज और प्लेजर दोनों के लिए करते थे। जमशेद जी ने पढ़ाई के साथ साथ पूरी दुनिया भी घूमकर देखी। उन्होंने 2 बार अमेरिका की यात्रा की, नाइजीरिया गए, जर्मनी और लंदन भी जाकर आए। इन सारी जगहों पर जमशेद जी अपने बिजनेस के काम से जाया करते थे। इस दौरान वे 12 महीने में से 8 महीने तो यात्रा में ही निकाल देते थे। 60 साल की उम्र में इतनी मेहनत और भागदौड़ की वजह से उनकी तबीयत खराब रहने लगी। अब उन्हें सीढ़ियां चढ़ने में और उतरने में तकलीफ होने लगी थी, लेकिन तब भी उन्हें इस काम के लिए किसी का सहारा लेना मंजूर नहीं था। 65 साल की उम्र तक उन्हें नींद आना भी बंद हो गई और उनके दिल की हालत भी कमजोर होने लगी। लेकिन उन्हें डॉक्टर की लगाई पाबंदियों को मानने से हमेशा ऐतराज रहा। तकलीफों के बाद भी वे अपनी पसंद का खाना खाते थे और आखिरकार उनकी फैमिली उन्हें इजिप्ट ले गई। उन्हें लगता था कि जमशेद जी एक बार बाहर घूमकर आएंगे तो शायद उन्हें अच्छा लगेगा। इसी यात्रा के दौरान जमशेद जी को खबर मिली कि उनकी पत्नी चल बसी है। इस खबर के कुछ ही दिनों के बाद जमशेद जी ने अपनी पत्नी को ट्रिब्यूट देते हुए उनकी याद में मिडवाइफ्स यानी दाइयों के लिए अपने गांव नवसारी में एक फंड बनाने की घोषणा की। इस दौरान जमशेद जी की फिजिकल कंडीशन लगातार खराब होती गई और उनके बेटे उन्हें वियतनाम के प्रसिद्ध डॉक्टर्स के पास ले गए। यहाँ उनकी तबीयत में कुछ सुधार हुआ और थोड़ा सुधार देखते ही जमशेद जी दोबारा अपने काम में लग गए। साल 1960 की शुरुआत में ही जर्मनी में अपने इलाज के दौरान जमशेद जी समझ गए थे कि अब उनके जाने का समय आ गया है। 17 मई को जब उन्हें एहसास हुआ कि वो मर रहे हैं तो उन्होंने अपने बड़े बेटे को बुलाया। जब दोराब जी और उनकी पत्नी मेहरबाई जमशेद जी के पास पहुंचे तो उन्होंने बड़े प्यार से मेहरबाई से बात की और दोराब जी के गाल खींचे। अगली सुबह अपने परिवार के साथ रहते हुए जमशेद जी ने अपनी आखिरी सांसें ली। अपनी पूरी जिंदगी देश के नाम करने वाले उस महान शख्सियत का अब अंत हो चुका था। उनके शरीर को इंग्लैंड के ही ब्रुकवुड सिमेट्री में दफनाया गया था। जमशेद जी की मौत पर ब्रिटिश वायसराय से लेकर देश और दुनिया के हर बड़े व्यक्ति ने अपने ट्रिब्यूट भेजे। जमशेद जी एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपनी जिंदगी में बेहिसाब पैसा कमाया, लेकिन वो पैसा उनका मकसद नहीं था, बल्कि मकसद तक पहुंचने का एक जरिया था। तमाम दौलत और शोहरत के बावजूद भी जमशेद जी हमेशा एक साधारण और सीधे साधे जेंटलमैन बनकर रहे। जमशेद जी टाटा का विजन आज भी टाटा ग्रुप के लिए किसी गाइड की तरह काम करता है और उनकी जिंदगी इस देश के हर एक आदमी के लिए एक महान इंस्पिरेशन है, ताकि उनकी तरह हम भी अपने देश और समाज के लिए कुछ कर सके।